Hello everyone and welcome back to my channel Be Yourself. This is Dr. रजनी शर्मा और आज मैं पार्ट बी के लाइफ साइंसेस CSI और JRF नेट के क्वेश्चंस के आंसर में डिस्कस करूंगी ऑफ पार्ट बी। आज मैं फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ऑफ द बुकलेट कोड बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट ओबे द माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स। हमें यहाँ से वो पॉइंट आउट करना है जो कि करेक्ट ना हो। आई विल यूज बोथ ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ताकि सारे को समझ में आए। तो एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जिनके पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट होते हैं, यानी कि मल्टीपल एक्टिव साइट होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द माइकलिस-मेंटेन इक्वेशंस, allosteric enzymes doesn't follow the or doesn't obey the Michaelis-Menten kinetics. और we can see जैसे इसके पास बहुत सारे एक्टिव साइट होते हैं जहाँ पर एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने कोऑपरेटिव बाइंडिंग, हमें पता है काइनेटिक्स के क्या एंजाइम्स में क्या होते हैं। सपोज इसमें 4 बाइंडिंग साइट है, ये 4 कॉलम है जहाँ पर इसके बाइंडिंग साइट्स है। तो जैसे ही एक सबस्ट्रेट आकर के पहले कॉलम पे बाइंड करता है, ये एक्टिवेट करेगा अपने नियर बाय को टू एक्टिवेट एंड बाइंड विद द सबस्ट्रेट, और ये अपने नियर बाय को एक्टिवेट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एलोस्टेरिक एंजाइम डजंट फॉलो द माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द फ्री एनर्जी चेंज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी बट नॉट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये भी सही है क्योंकि स्पॉन्टेनिटी को ही सिर्फ एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हम लोग G+ को लेते हैं और नेगेटिव हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब क्या होगा, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव मीन्स रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 आया इट मीन्स रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये भी सही है। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमें अल्फा का वैल्यू वहां पर डिनोट होना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक ही साइट के लिए जहां पर एंजाइम्स का सबस्ट्रेट के लिए प्लस इनहिबिटर्स का बाइंडिंग साइट सेम होगा, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का अलग होगा। ठीक है, जिस वजह से सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे इनहिबिटर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कंपटीशन का, वाइल नॉन कॉम्पिटिटिव में कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट से रिलेशन नहीं बनेगा, जिस वजह से हमें 2 डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगे। तो ये हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बीच में। तो यहाँ पर जो अनकरेक्ट या जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज द नंबर 3(1). लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ये हम लोग जनरली स्टैंडर्ड मानते हैं कि स्पेसिफिक Kcat/Km क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो 10⁸ टू लेकर के 10⁻10 तक हम लोग ये एज्यूम करते हैं दैट एट दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी एंजाइम कैन गो फॉर द डिफ्यूजन कंट्रोल रेट and it can encounter with the substrate. So the here answer will be number 3. Next one है, which one of the following peptides can coexist in both cis and trans conformation? तो यहाँ पर नो डाउट वैसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें कि प्रोलिन प्रेजेंट हो दैट कैन अंडरगो बोथ cis and trans conformation, क्योंकि ये एक ही ऐसा अमीनो एसिड है जो 2 कन्फॉर्मेशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप प्रोलिन यहाँ पर बॉन्डेड है दोनों साइड से, वाइल हियर इन द सेकेंड ऑप्शन प्रोलिन क्या है, ग्लाइसिन से बॉन्डेड है जो कि स्मॉलर स्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन टू वैलिन। तो यहाँ पर प्रोलिन इजिली सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में मूव कर सकता है। सो द आंसर विल बी नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल maintains a high concentration of protons inside the lysosome because of without any doubt the answer will be ATP powered proton pump in the lysosomal membrane. Why? Because this is the only mechanisms where there is a high concentration of proton will be maintained inside the lysosomes.
यहाँ थ्रू दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पर एटीपी डिपेंडेंट यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ और द टोनोप्लास्ट. द मेम्ब्रेन ऑफ lysosome is known as tonoplast. Across the tonoplast of the lysosome, which is regulating the acidic concentration inside the lysosomes. तो बाहर का concentration cytosomes में क्या pH होता है 7.2, while in the lysosome there will be lesser pH or there will be higher concentration of hydrogen ion and it will provide you the pH with the 5. ओके इसी एक्टिविटी पे इसी पीएच पे सारे के सारे जितने भी हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं विच इंक्लूड न्यूक्लियसेस, प्रोटीजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेजेस एंड ऑल, और ये सारे इसी पीएच पे फंक्शन करते हैं. दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी एटीपी पावर्ड प्रोटॉन पंप इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. Okay, next question is, it is known that there is a large difference in the DNA content between two organisms with similar developmental complexity. This is due to large differences in number of. तो हमें पता है कि जो differences आता है जो कि हम लोग fingerprinting के लिए यूज करते हैं, that is the variable number tandem repeats, VNTRs होते हैं, and second is the introns होते हैं, या फिर एंट्रॉन्स का भी सीक्वेंस में चेंज हो सकता है बिकॉज एंट्रॉन्स ऑल्सो गेट हैज द रिपीटेटिव यूनिट्स, या फिर ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं. ठीक है, ट्रांसपोजोन्स क्या होता है कि एक जगह पे या तो फिर कॉपी होकर के दो जगह पे एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, या फिर किसी भी दूसरे प्लेस पे ये जाकर के प्रेजेंट हो सकता है. लेकिन कोडिंग सीक्वेंस होगा, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस क्या हुआ, जो जीन के लिए कोड कर रहा है. ठीक है, तो एंट्रॉन्स ये सारे जो होते हैं वो बेसिकली नॉन कोडिंग रीजंस होते हैं. एंट्रॉन्स एंड वीएनटीआर डेफिनेटली ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं. ठीक है, ट्रांसपोजन्स कैन कंटेन द कोडिंग रीजंस. तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में भी अगर हम बोलते हैं जंपिंग क्रोमोसोम्स, जंपिंग सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो ये इसमें भी अगर चेंज आ रहा है तो भी हमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच के कॉम्प्लेक्सिटी में हमें डिफरेंसेस मिलेंगे. तो डायरेक्टली मूव टू द ऑप्शंस. पहला है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, रिपीटेटिव डीएनए, ये तो होगा ही, लेकिन कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पे नहीं होगा. सो तो ऑप्शन 2 विल बी रॉन्ग. अगेन यहाँ पे ऑप्शन 3 में भी कोडिंग सीक्वेंस है तो ऑप्शन 3 भी नहीं होंगे. नेक्स्ट बच जाता है आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एंड रिपीटेटिव डीएनए, और है इंट्रॉन्स एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट रेपिटेटिव डीएनए वाला है, क्योंकि क्या है, रेपिटेटिव डीएनए इज बेसिकली नोन एज वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट, जिसे कि हम टारगेट करते हैं आरएपीडी में. स्लाइड कॉमन थोड़े से भी डिफरेंसेस होंगे दो स्पीसीज के बीच में, तो हम ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uracil containing plasmid was constructed and was used in transformation into the wild type, in which UNG plus and uracil and glycosylase mutated UNG minus E. coli cells are scored for transformation in the presence of appropriate antibiotics. Which one of the following statement correctly describes the experimental outcome? As per this, यूरासिल क्या है, अब हम लोगों ने एक प्लाज्मिड ले लिया जिसमें कि यूरासिल है. ठीक है, यूरासिल एंड ग्लाइकोजाइलेज टाइप प्रेजेंट है. ठीक है, ये सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है. अब इस सीक्वेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं ई कोलाई में. अब ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें डिस्क्राइब्स द एक्सपेरिमेंट. हाँ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूएनजी, that is it is plus cells will have fewer transformants compared to UNG minus cell. ठीक है, next है UNG minus cells will give fewer transformants as compared to UNG plus cells, यानी कि जिसमें कि हमारा डिजायर्ड जीन है वो कंटेनिंग इसका ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा एज कंपेयर टू द वाइल्ड टाइप. मतलब वाइल्ड टाइप यहाँ पर ज्यादा एग्जिस्ट करने का चांसेस है. ठीक है, पहला तो ये है कि और
एक मिनट में एक और ऑप्शन आपको बता दूं पहले, नो ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी ऑब्टेन इन यूएनजी माइनस सेल्स एज यूरासिल एक्सिजन रिपेयर विल नॉट ऑकर एंड प्लाज्मिड कुड नॉट रेप्लिकेट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि प्लाज्मिड का काम ही है कि अपना जो जीन है उसको इंसर्ट कराना बैक्टीरिया में। तो अब यहाँ पर कोई भी जीन हो वो उसको लेकर इंसर्ट कराएगा, तो यहाँ पर ये एक्सिजन रिपेयर वाली बात यहाँ पर कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये ऐसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पर एक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ यूरासिल इन डीएनए इज अननेचुरल। ठीक है, ये सही बोल रहा है कि अननेचुरल है डीएनए में, लेकिन हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया प्लाज्मिड क्या होता है, हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेक्टर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि हमें किस टाइप का जीन चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, हम लोगों ने ये अननेचुरल था लेकिन हम लोगों ने इसे डिजायर्ड बनाया है, तो यहाँ पर भी ये फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट आ जाते हैं। यहाँ पर पहला है कि ट्रांसफॉर्म जिसमें कि यूएनजी प्लस सेल्स है वो फीवर होंगे एज कंपेयर टू वाइल्ड टाइप। ये डेफिनेट है, क्योंकि जो क्या है यहाँ पर कभी भी किसी भी केस में ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग कराते हैं तो वाइल्ड टाइप होने का जो अपना नेचुरल कंडीशन में होने का है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है देन इन कंपेरिजन टू द वन विच नीड सम एक्सटर्नल फैक्टर टू सर्वाइव। तो यहाँ पर एक तो पहला कि यूरासिल एंड ग्लाइकोजाइलेज है, ठीक है, और एक दूसरा कि म्यूटेंट वन है। तो जो म्यूटेंट वन है दैट इज द दैट विल बी इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी है कि डीएनए इज नेचुरल फॉर द यूरासिल, तो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ वो होगा जो उसको ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्मर प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन यहाँ पर डाला है, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर यूएनजी प्लस का ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांसेस लेस है एज कंपेयर टू द यूएनजी माइनस। वो इसलिए क्योंकि यूएनजी माइनस और द यूरासिल एंड ग्लाइकोजाइलेज म्यूटेटेड वन जो है दैट प्रोवाइड मोर favorable condition for the survival. So the statement 1 will be right one. Move to the next question. Which one of the following pair of amino acids are glucosenic or ketogenic in nature? तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बना दिया है कौन से इसमें से अमीनो एसिड ग्लूकोजेनिक है कौन से कीटोजेनिक है। यू बेटर पॉज द वीडियो और इन सब चीज को नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अब अगर पास्ट फ्यू इयर्स का पैटर्न देखोगे कि तो आप एनालाइज करोगे कि दैट क्वेश्चंस आर रिपीटेटिंग। तो अगर ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स पे क्वेश्चन पूछे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी इसको ट्विस्ट करके सेम क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करेंगे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कौन से हैं, बैक टू दिस, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एलानिन is the glucosenic and lysine and leucine are the only ketogenic, but यहाँ पर बोथ में आता है आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, और इसमें से नॉन इसेंशियल इसेंशियल दोनों भी मेंशन्ड है। तो ऐसे इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो एलानिन इज द ग्लूकोजेनिक एंड लाइसिन इज द कीटोजेनिक। सो ऑप्शन विल बी नंबर 1। नेक्स्ट का The OH of 0.1 normal HCl solution is, तो हमें पता है pH हमें यहाँ पर निकालना है OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, मैंने अपने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, लास्ट मोमेंट पे मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया था ऑन द pH। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो ये आप इजिली सॉल्व कर लिए होते। सॉरी, हमें पता है कि OH और H प्लस आयन का प्रोडक्ट विल गिव यू 10 to the power -14 मोलर। ओके, तो हमें यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमें HCl यानी कि हमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10 to the power -1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर OH का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 10 to the power -14 डिवाइडेड बाय 10 to the power -1। जब -1 ऊपर चला जाएगा ये +1 हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 to the power -13 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी नंबर 2। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल। पहला तो ये है द एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन टू लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हेलिक्स। इस पे ही डिपेंड करता है
पैरेलल बीटा शीट्स और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्सेप्शनली फॉर द एक्वापोरेंस। तो बेसिकली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है दैट इज द अल्फा हेलिक्स। ये मैंने आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया, अगर आपने वो देखा होता तो आप इजिली से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट कम which one of the listed below is a p type ion transporter। सॉरी, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम यहाँ गूगल से लिया है जो कि बिल्कुल क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर देगा। पी टाइप पंप में ऑलवेज देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेटल आयंस विच इंक्लूड मेटल्स आयंस एज वेल एज आयंस होता है यहाँ पर, जिसमें कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एज वेल एज हाइड्रोजन आयन यहाँ पर पंप होते हैं। और एफ टाइप या वी टाइप में ओनली हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, जबकि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स पंप्ड आउट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट पी टाइप में क्या हो जाएगा, जो कि मेटल आयंस यहाँ पर कंटेनिंग है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज दैट if a disease caused by the intracellular pathogens is associated with the host and anti-inflammatory, this is the anti-inflammatory response, which one of the following may lead to the effective therapeutic approach। तो हम लोग जब भी एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज आता है, एक वन इज द TGF बीटा एंड अनदर इज द इंटरल्यूकिन 10। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है जो कि अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। आई एम बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस ऑप्शन, लेकिन अगर बिल्कुल स्पेसिफिक देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरल्यूकिन 4 जनरली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो मोर अप्रोप्रिएट में नंबर 1 है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि CSR क्या आंसर की देने वाला है। तो अभी मैं ये बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। अपकमिंग वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मैं मोस्ट प्रोबेबली कल आपको अपकमिंग कल ही मैं अपलोड करूंगी बाकी के क्वेश्चंस बी का, सेक्शन बी का। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड कहीं भी मेरा एक्सप्लेनेशन अगर रॉन्ग जाता है, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ ईच एंड एवरी subject. So feel free to tell me my mistakes so that I can also improve. Till then, goodbye, and don't forget to subscribe and share so that as soon as I will upload the answer key along with the explanation, you can get that. तो आज मैंने ये अपलोड किया है, कल मैं अपलोड कर दूंगी बाकी के सारे आंसर की along with the explanation of part B। उसके बाद मैं C सेक्शन में अपलोड करूंगी। Goodbye.